श्यामलाल जी को जब बेटे और बहू ने मिलकर अपने गैरेज वाले कमरे में बंद कर दिया और सब लोगों के सामने यह साबित कर दिया कि उनके पिताजी पागल हो गए हैं और वह लोग उनकी पेंशन पर मौज करते रहे, तब एक दिन अचानक कोई ऐसा व्यक्ति उनके घर पर आता है जिसको देखते ही सब चौंक जाते हैं। और उसने श्यामलाल के बेटे और बहू को ऐसा सबक सिखाया कि उनकी रूह कांप गई। श्यामलाल रोज की तरह आज मॉर्निंग वॉक पर निकले और वह अपने विचारों में इस कदर खोए थे कि वह अपनी कॉलोनी से कब बाहर निकल आए और कब मेन रोड पर पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। वह रोड के किनारे के फुटपाथ से उतरकर मेन रोड के किनारे किनारे चलने लगे। उनका ध्यान न तो गाड़ियों की आवाज की ओर था, न उनके हॉर्न की ओर। न जाने कब तक ऐसे ही चलते रहते यदि पीछे से आ रही गाड़ी के लगातार बजते हॉर्न ने उनको खींचकर अपने विचारों की दुनिया से बाहर नहीं निकाल दिया होता। अरे जनाब, सुबह सुबह पत्नी से लड़कर घर से निकले हैं क्या? हॉर्न बजाने वाली कार के अंदर से झांकता एक चेहरा उनसे परिहास के स्वर में बात कर रहा था। श्यामलाल अचकचाकर फुटपाथ पर चढ़ जाते हैं। उनकी सांस थोड़ी सी फूल जाती है, मानो वह कई किलोमीटर दौड़ लगाकर आ रहे हों। कार वाले व्यक्ति की दृष्टि जैसे ही श्यामलाल पर पड़ती है, वह चौंक उठता है। अरे श्यामलाल, तुम? और श्यामलाल अपनी सांसों को थाम हुए उसकी ओर देखते हैं, पर उनके चेहरे पर परिचय के कोई भी चिन्ह न पाकर वह व्यक्ति कार से बाहर आकर उनकी तरह बढ़ता हुआ उत्कट स्वर में बोलता है। क्या यार श्यामलाल, पहचाना नहीं क्या? मैं क्या, तू भी तो बूढ़ा हो गया है और अपने बचपन के दोस्त को नहीं पहचाना? अब श्यामलाल उस चेहरे को गौर से देखते हैं। अरे, यह तो उनके बचपन का दोस्त विष्णु प्रसाद है। उनकी खुशी का पारावार नहीं रहा। अरे साले तू! वह अपने चीर परिचित अंदाज में खुशी से चीख ही पड़ते हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे से गर्मजोशी से गले मिलते हैं। आखिर क्यों नहीं मिलते? दोनों की मुलाकात 25 से 27 वर्षों के बाद जो हो रही थी। अरे यार, जरा धीरे, हार्ट पेशेंट हूं। थोड़ा हंसते हुए श्यामलाल बोले। कुछ नहीं होगा, हंसते हुए विष्णु प्रसाद ने जवाब दिया। पर यह बता, तू यहां नेशनल हाईवे पर कैसे घूम रहा है? विष्णु प्रसाद ने पूछा। नेशनल हाईवे पर? श्यामलाल हड़बड़ा गए और जब अपने चारों ओर निगाह दौड़ाई तो उन्हें भान हुआ कि वास्तव में वह अपने घर से करीब 2 किलोमीटर दूर निकल आए हैं। तभी विष्णु प्रसाद ने उन्हें टोका। क्या बात है यार, बता ना। कुछ नहीं विष्णु, उन्होंने धीरे से कहा। वह विष्णु प्रसाद को इसी नाम से पुकारा करते थे और कोई समय होता तो विष्णु अपने पुराने नाम को सुनकर बेहद खुश होते, पर वह उनके चेहरे को देखते हुए अचानक गंभीर हो गया और उनका हाथ पकड़कर बोला, चलो घर चलते हैं। घर? श्यामलाल हड़बड़ा जाते हैं मानो चोरी पकड़ ली गई हो। मैं तेरे घर नहीं, अपने घर चलने की बात कर रहा हूं। विष्णु ने मानो उन्हें बचा लिया। फिर कभी यार, आज नहीं, वह जान छुड़ाते हुए बोले। नहीं, आज ही। विष्णु प्रसाद पर ही उतर आया। इतने सालों बाद आज तो मिले हो, फिर कहीं खिसक गए तो पता नहीं कब मिलो। उसने ठिठोली की। अरे, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, उन्होंने हल्के प्रतिशोध के रूप में कहा। शायद वह स्वयं चाहते थे कि विष्णु प्रसाद उन्हें अपने घर ले जाए। ठीक है, पहले तेरे घर ही चलते हैं, उन्हें बता देंगे, फिर मेरे घर चलेंगे, विष्णु ने तुरंत कहा। श्यामलाल ने जाने क्या सोचकर घबरा उठे और हड़बड़ा हुए कहा, नहीं नहीं, चलो तुम्हारे ही घर चलते हैं। कहते हुए कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गए। क्यों बे, अपने घर ले जाने से डरता है? कहीं भाभी से चाय की फरमाइश न कर बैठूं? विष्णु ने चुहल करते हुए कहा। भाभी? श्यामलाल स्फुट स्वर में बुदबुदाए, फिर धीरे से सिर झुकाकर बोले, तुम्हारी भाभी तो मुझे 4 साल पहले ही छोड़कर जा चुकी है। माफ करना यार, अनजाने में ही तुम्हारे जख्म कुरेद दिए। मुझे बेहद अफसोस है, विष्णु ने दुखी स्वर में कहा। कोई बात नहीं, तुम्हें कैसे पता चलता? वह धीमी आवाज में बोले। पर यार, तुम्हें मेरे घर चाय पीने तो चलना ही पड़ेगा। मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ कर दिया। विष्णु प्रसाद के स्वर में इसरार था। वे इनकार नहीं कर सके। विष्णु प्रसाद सदर में रहते थे और जबलपुर का यह इलाका अंग्रेजों का बसाया हुआ था, जब जबलपुर कमिश्नरी थी। आज के समय यह काफी पॉश इलाका माना जाता है। अंग्रेजों के जमाने के बड़े बड़े बंगले आज भी मौजूद हैं और उन्हीं में से एक विष्णु का भी है, जो उनके दादा को ब्रिटिश शासन में हाई कोर्ट के जज की हैसियत से मिला था और फिर उन्हीं के नाम अलॉट कर दिया गया। जब श्यामलाल ने उनके बंगले में प्रवेश किया तो बचपन और जवानी के दिनों की बहुत सारी यादें खोद गईं। हाँ,
उन्हें थोड़ा परिवर्तन दिखाई दिया। बंगले को रिनोवेट कर थोड़ा आधुनिक रूप दिया गया था। वह लोग बाहर लॉन में बैठ गए। उन्होंने काफी सालों के बाद यहाँ कदम रखा था। बचपन और कॉलेज दोनों ने साथ साथ किया था और दोनों का लगभग एक दूसरे के घर आना जाना प्रायः लगा ही रहता था। श्यामलाल के पिता पंडित कृष्णदेव पंडिताई करते थे, वहीं विष्णु प्रसाद के पिता हाई कोर्ट जबलपुर में जज थे। श्यामलाल का घर बड़ी ओमती में था, जो कि जबलपुर का बहुत पुराना इलाका है। ये छोटी छोटी तंग गलियों में आबाद मोहल्ला है, जिसमें एक पुश्तैनी हवेली नुमा घर श्यामलाल का भी है। पिता और उसके पहले दादा परदादा ने पंडिताई का पुश्तैनी धंधा जीवित रखा और बड़ी ओमती में तिवारी पंडित का घर किसी से भी पूछ लिया जाए तो कोई भी उनका हाथ पकड़कर उनकी हवेली के बड़े दरवाजे पर छोड़ आता था। पंडिताई का धंधा श्यामलाल तक आते आते खत्म हो जाता यदि उनके बड़े भाई राजेश्वर उस पर काबिज ना होता। कॉलेज जाने और उस समय के पश्चिम बंगाल में चले नक्सलवादी आंदोलन के समाजवादी विचारों का प्रभाव यह पड़ा कि श्यामलाल ने अपने पुश्तैनी धंधे को अलविदा कहा। गनीमत यह रही कि उन्हें उक्त आंदोलन का हिस्सा नहीं बने, पर उन्होंने अध्यापक बनने का फैसला किया। पिताजी ने नालायक कुल कलंक जैसे न जाने कितने विभूषण से नवाजा, पर वह टस से मस नहीं हुए। उसी जोश में उन्होंने एमए हिंदी प्रथम श्रेणी में कर लिया और उसी दौरान न जाने क्या सूझी कि राज्य प्रशासकीय परीक्षा में बैठ गए और पहली बार में ही उत्तीर्ण डिप्टी कलेक्टर बनकर खानदान का नाम भी रोशन कर दिया। उनकी पहली पोस्टिंग सागर में हुई और वह फिर 25 से 27 साल तक जबलपुर के बाहर ही रहे। केवल तीज त्योहारों पर ही घर आना होता था और तभी वह जी भरकर मेहमानबाजी का लुत्फ अवश्य उठाते थे। समय पर राधा जी से विवाह हुआ और वह एक अच्छी पत्नी व बहू साबित हुई, पर दोनों संतान सुख से वंचित रहे। पर उन्होंने उस कमी को भी समय पर दूर कर लिया। अपने एक रिश्तेदार के पुत्र को गोद लेकर अपने उस सुख को भी पूर्ण कर लिया। ले पालक पुत्र का लालन पालन बड़े यत्न से किया। उच्च शिक्षित और उच्च पदस्थ पुत्र रोहन आज्ञाकारी व स्नेही निकला और उन्होंने उसकी पसंद की लड़की से उसका विवाह करा दिया। पति पत्नी दोनों रिटायरमेंट के बाद अपने पुत्र रोहन के पास आकर रहने लगे। नौकरी के दौरान ही उन्होंने कटंगा में अपने लिए एक डबल स्टोरी 3 बेडरूम वाला मकान बनवा लिया था, जिसमें उनका पुत्र रोहन रह रहा था। 5 साल किस तरह हंसते खेलते गुजर गए पता ही नहीं चला, पर एक रात राधा सोई तो सुबह चिड़ निद्रा में मिली और श्यामलाल का 35 से 37 वर्षों का साथ छूट गया और साथ ही कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाने वाला था। वह स्वयं यह भी नहीं जानते थे। धीरे धीरे रोहन की पत्नी स्नेहा का रवैया उनके प्रति लापरवाह और रूखा हो चला था। श्यामलाल वैसे भी कम बोलते थे और बेटे से तो बहू के व्यवहार के विषय में मौन ही साधे रहते थे। अब तो आलम यह था कि रोहन के वास्तविक माता पिता भी आकर डेरा डालने लगे। वह कई कई दिनों तक रहते और स्नेहा के कान भरने लगे। जैसे कि कहा जाता है कि एक झूठ को अगर 10 बार बोला जाए तो वह सच लगने लगता है, वैसा ही कुछ रोहन के साथ भी हुआ। अपने माता पिता द्वारा श्यामलाल के प्रति अनर्गल प्रलाप को वह भी सच मान बैठा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि रोहन की उपेक्षा से वह अपने ही घर में पराये होते चले गए। बेटे बहू और पोते पोती की बदमिजाजियों ने उन्हें अपने आप में ही सिमटने को विवश कर दिया। अब यह हाल हो गया था कि उनका खाना पीना उनके कमरे में ही दिया जाता। एक तरह से वह अपने ही घर में निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगे। उनका पूरे घर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। घर के गैरेज वाले हिस्से को कमरे की शक्ल दी गई और एक दिन उनका बिस्तर वहीं स्थानांतरित कर दिया गया। हालात तो यहां तक आ गए थे कि रोहन के माता पिता स्थायी रूप से उसके साथ आकर रहने लगे। श्यामलाल की दशा और भी बढ़ गई थी। वह रोहन को उकसाने लगे कि वह मकान अपने नाम करवा ले और वह श्यामलाल पर इस बात का दबाव बनाने लगे। हद तो तब हुई जब उसने उन्हें जान से मारने की कोशिश की ताकि वह घर छोड़कर चले जाएं। पर किसी तरह से पुलिस सहायता प्राप्त कर वह बचे और अभी भी अपने घर के गैरेज वाले हिस्से में रह रहे थे। स्नेहा ने उन्हें खाना देना भी बंद कर दिया था। वह होटल का खाना खाकर गुजारा कर रहे थे, पर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। श्यामलाल अपने अतीत में इसी तरह विचरण करते रहते यदि विष्णु प्रसाद उन्हें आवाज देकर वर्तमान में नहीं लौटाते। कौन सी दुनिया में खोए हो यार, चाय तैयार हो गई है। श्यामलाल ने देखा उनके सामने विष्णु प्रसाद की पत्नी मीना चाय का कप लिए खड़ी है। वह थोड़ा शर्मिंदा से हो गए हैं। कैसे हैं भाई साहब आप? काफी सालों के बाद मिलना हो रहा है।
मीना उनकी ओर चाय का प्याला बढ़ाते हुए बोली। प्रत्युत्तर में वह केवल मुस्कुरा कर रह गए। चाय पीने के बाद वह चलने को उद्यत हुए तो विष्णु उनसे रुकने के लिए इसरार करने लगे, पर वह घर में सबके इंतजार करने की बात कहकर उठ खड़े हुए। विष्णु ने उन्हें घर तक छोड़ आने की पेशकश की तो उन्होंने कटंगा नजदीक है कहकर टाल दिया, और जब उन्होंने श्यामलाल के घर का पता पूछा तो उन्होंने अचानक ही घबराकर कहा कि वह स्वयं ही आकर मिल लिया करेंगे। विष्णु प्रसाद भांप गए कि कुछ बात अवश्य है। आखिरकार वह जज रह चुके थे। उन्होंने जीतकर श्यामलाल से घर का पता ले लिया। उन्होंने बात की तह तक जाने का निश्चय कर लिया था। उधर श्यामलाल जब समय पर घर नहीं पहुंचे तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टे रोहन के माता पिता सोचकर खुश हो रहे थे कि बूढ़ा कहीं मर खप गया होगा, पर सब चिंतित दिखने का नाटक कर रहे थे क्योंकि पुलिस उन्हें वार्निंग देकर गई थी। अब वह श्यामलाल के खिलाफ कुछ करने की सोच भी नहीं सकते थे। अलबत्ता उन्हें प्रताड़ित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उनका सोचना था कि वह एक ना एक दिन तंग आकर घर छोड़कर स्वयं ही चले जाएंगे, और उस दिन का उन्हें बेसब्री से इंतजार था। विष्णु से मुलाकात के बाद श्यामलाल ने उनसे मिलने की चेष्टा यह सोचकर नहीं की कि कहीं विष्णु उनके घर तक ना आ जाएं, पर काफी दिनों तक न आने से विष्णु प्रसाद फिक्रमंद हो गए और उन्होंने श्यामलाल के घर जाने की ठानी। शाम को वह श्यामलाल के घर ऐसे समय पहुंचे जब स्नेहा और रोहन अपने माता पिता के साथ उन्हें घर से निकालने के लिए प्रताड़ित करने में लगे थे। उन्होंने जैसे ही डोरबेल बजाने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक कमरे से कई लोगों की ऊंची आवाज में चिल्लाने की आवाज आती सुनाई दी। वह चुपचाप गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गए और श्यामलाल के कमरे के बाहर खड़े होकर अंदर चल रहे वार्तालाप को सुनने लगे। रोहन श्यामलाल को धमका रहा था कि वह चुपचाप घर उसके नाम कर दे, अन्यथा उन्हें घर में कैद कर लिया जाएगा, और धीरे धीरे उन्हें इस तरह से प्रताड़ित करेंगे कि उन्हें एक दिन आराम से पागल घोषित करवा देंगे और छत से धकेलकर लोगों को यह बता देंगे कि उन्होंने स्वयं पागलपन में खुदकुशी कर ली। विष्णु प्रसाद ये बातें सुन रहे थे और उन्होंने इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लिया। वह धीरे से कमरे में दाखिल हुए तो श्यामलाल हड़बड़ाकर उठ बैठे। अरे विष्णु प्रसाद, तुम कब आए? अभी अभी जब तुम्हें यह मिलकर धमका रहे थे। कड़वाहट भरे स्वर में वह बोले। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्यामलाल अन्यमनस्क होकर बोले। तुम अभी चलो मेरे साथ, मैं सब कुछ सुन चुका हूं और मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है। फिर कुछ रुककर विष्णु बोले, तभी तुम मुझे उस दिन अपने घर का पता देने से कतरा रहे थे। अरे यार, किस घर में खटपट नहीं होती? श्यामलाल ने सफाई देनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं अंकल, हम तो पापा से। रोहन कुछ और भी कहना चाहता था, पर विष्णु प्रसाद ने उसकी बात काट दी। तुम तो रहने दो, मैंने अपने कानों से सुना है, पता चल गया है तुम कैसे बेटे हो। विष्णु प्रसाद श्यामलाल को समझा बुझाकर अपने साथ ले आए, पर वह विष्णु प्रसाद के घर नहीं गए। तब विष्णु प्रसाद श्यामलाल को एक वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और उनके ठहरने का इंतजाम करते हैं। श्यामलाल के पास रुपए पैसे की कमी नहीं है, पर वे बुढ़ापे में इस तरह वृद्धाश्रम में रहेंगे, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हें अपना घर परिवार होते हुए भी दर दर भटकना पड़ रहा था। विष्णु प्रसाद अब श्यामलाल को समझाते हैं कि अपने लिए पालक बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर दे, पर उनके संस्कार उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देते। न जाने कैसे रोहन को उनके रहने की जगह का पता चल जाता है। वह वहीं पहुंचकर उन्हें लोगों के सामने बेइज्जत करता है और यह जताने की कोशिश करता है कि वह पागल हो गए हैं और वह उनकी देखभाल के लिए घर ले जाना चाहता है। वह उन्हें जबरन वापस घर ले आता है और गैरेज वाले कमरे में कैद कर देता है। अब वह श्यामलाल को और भी अधिक तंग करने लगता है, पर विष्णु को किसी तरह से पता चल जाता है और वह उन्हें अपने घर ले आते हैं। वह श्यामलाल को समझाते हैं कि ऐसे नालायक को जायदाद से बेदखल नहीं करेंगे तो उसको उसके किए की सजा नहीं मिलेगी और वह उनको नुकसान पहुंचाने की फिर से कोशिश कर सकता है। अब वह विष्णु की बात को अच्छी तरह से समझ जाते हैं और उसे उसके परिवार सहित अपनी संपत्ति और मकान से बेदखल कर देते हैं। श्यामलाल आज अपने घर जानकी सदन में बैठे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचते हुए उन्हें एक बार वास्तव में लगा था कि शायद वह कभी भी उस घर को दोबारा पा भी सकेंगे या नहीं। वह मन ही मन विष्णु प्रसाद को धन्यवाद कर रहे थे, जिसने उन्हें उनके लिए पालक बेटे के चक्रव्यूह से बाहर निकाला था, अन्यथा वह न घर के रहते न घाट के। आज वह शायद महीनों बाद इत्मीनान से हाथ में अखबार लेकर पढ़ रहे थे।
उन्होंने घर के काम के लिए एक बाई और खाना बनाने वाला रख लिया था। अखबार के रविवारीय संस्करण पर वह गाहे बगाहे निगाह डाल रहे थे, पर मन अतीत की गलियों में ही भटक रहा था। वह अपने विचारों की गंगा में न जाने कहाँ तक यूं ही डूबते उतरते रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक लेख के शीर्षक पर जाकर ठहर गई। लेख का शीर्षक था, 60 के पार, दूसरी पारी के लिए हो तैयार। शीर्षक उन्हें काफी दिलचस्प लगा। उन्होंने लेख पढ़ना शुरू किया और वे उसमें डूबते चले गए। उन्हें लग रहा था मानो लेखक ने उन्हें ही लक्ष्य करके लेख लिखा था। वह लेख पढ़कर उन्हें आश्चर्य हुआ कि लेखक कैसे उनकी मानसिकता को भांप गया। भारत में रिटायर्ड व्यक्ति यही सोचता है कि उसने अपनी जिंदगी में काफी कमा लिया, बहुत काम कर लिया और अब आराम करने के दिन आ गए हैं। पेंशन के सहारे जिंदगी आराम से कट जाएगी। एक तरह से 25 से 30 साल व्यस्तता के लबालब जिंदगी गुजरने के बाद अचानक से जैसे चलती गाड़ी को ब्रेक लग जाता है, वैसा ही कुछ रिटायर्ड व्यक्ति का हाल होता है। रिटायरमेंट के बाद के कुछ दिन तो आराम से कट जाते हैं, पर जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, वक्त काटना मुश्किल लगने लगता है। पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन के सहारे जिंदगी गुजारने की मानसिकता के चलते वह इस बात को मानना ही नहीं चाहते कि चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। दिन भर खाली बैठने से जिंदगी में भी खालीपन भरता जाता है और उसे भरने के लिए घर के दूसरे सदस्यों की दिनचर्या की ओर ध्यान देने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उनके कामों में अनचाहे ही दखल देना शुरू कर देते हैं और वह गाहे बगाहे उन्हें बिना मांगे ही सलाह देने या उनके कामों में मीन मेख निकालने लगते हैं। धीरे धीरे घर के सदस्य उनकी बातों की अनदेखी करना शुरू कर देते हैं और इसे वे अपनी उपेक्षा के रूप में लेने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वह अभी तक घर में कमाकर लाते थे तो उनकी पूछ परख होती थी, और अब जब कोई काम नहीं है तो उनकी उपेक्षा की जा रही है। उन्हें परिवार के लोग स्वार्थी और मतलब परस्त लगने लगते हैं। धीरे धीरे वह अपनी सोच में गिरने लगते हैं और हीनता के शिकार हो जाते हैं। इस उम्र में इस विचार के साथ व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है। लेख का सार यही था कि व्यक्ति रिटायर होने के बाद के जीवन की तैयारी नहीं करता है तो उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। वास्तव में नौकरी से रिटायरमेंट का मतलब जीवन की व्यस्तता से रिटायर होना नहीं होता, बल्कि जीवन को एक और सार्थक काम में लगाना होता है। सच तो यह है कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के बारे में एक पूर्व निश्चित सोच के कारण ही व्यक्ति एकदम से जीवन में समय के कारण उभरे खालीपन के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता है और उसे समझ नहीं आता कि वह अब क्या क्या करे। उसके जीवन में एक खालीपन भर जाता है और यह उसकी खुद की ही उपजी समस्या है। श्यामलाल जैसे जैसे लेख पढ़ते जा रहे थे तो उनके सामने मानो बहुत समय से बंद पड़ी खिड़कियां एक एक कर खुलने लगीं। उन्हें स्वयं ही लगने लगा कि वह अब तक कितनी नादानी कर रहे थे। लेख पढ़कर वह अखबार फोल्ड कर रहे थे तब उनके चेहरे पर एक खुशी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपने जीने का उद्देश्य मिल गया हो। वह मन ही मन किसी निश्चय पर पहुंच चुके थे। अचानक से उन्हें लगने लगा था कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वह एक नए उत्साह से अपने बारे में सोचने लगे। उनके कदम अपने स्टोर रूम की ओर स्वयं ही बढ़ चले। मोहन जो उनका खाना बनाता था और घर के काम किया करता था। मोहन ने उन्हें स्टोर रूम की तरफ जाते देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। वह भी उनके पीछे चल पड़ा। बहुत दिनों के बाद स्टोर रूम खुला था और उसमें धूल मिट्टी भी हो रही थी। दरवाजा खोलने के बाद ही सीलन की गंध बाहर तक आने लगी। वह रूम के अंदर खड़े नहीं हो पाए। उन्हें खांसी आने लगी। मोहन उनके पीछे लपका और कहा, काका, आप बाहर आ जाएं। क्या चाहिए, मैं निकाल देता हूं। उन्होंने उससे स्टोर रूम साफ करने को कहा। रूम साफ हो जाने के बाद उन्होंने एक बंद संदूक खोलकर कुछ फाइलें निकाली और बाहर लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठकर उन्हें देखने लगे। यह उनकी स्केच फाइल थी। नौकरी पर जब वह नए नए लगे थे तो उनका यह शौक परवान चढ़ने लगा था। वह बहुत अच्छे लैंडस्केप बनाते थे जो कि पेंसिल से बनाना बेहद मुश्किल था। उन्हें लगा अब इस शौक को ही क्यों ना पूरा किया जाए। वे जल्दी ही बाजार से ड्राइंग शीट्स और H और B सीरीज की ब्लैक पेंसिलें ले आए। अब वह थे, उनका समय था और उनका स्केचिंग आर्ट। उनके इस आर्ट का कुछ प्रचार मोहन ने कर दिया, जो शाम के समय कॉलोनी के अपने जैसे कुछ नौकरों के साथ मिल बैठा करता था। अब आज पड़ोस के बच्चे भी उनसे सीखने आने लगे और उनके दादा दादी और नाना नानी, जो उनके जैसे रिटायर्ड लोग थे और कुछ शौक भी रखते थे, उनके साथ आ मिले। श्यामलाल जी जो अकेले चले थे अपनी राह पर, उनके साथ धीरे धीरे उनके जैसे लोगों का कारवां बनता चला गया।
विष्णु को जब पता चला तो वह भी पीछे नहीं रहे। उनका भी गाने का पुराना इश्क जोर मारने लगा और उन्होंने भी अपना ग्रुप बना लिया। अब सबने मिलकर तय किया कि इन सब प्रयासों को कोई नाम दिया जाए। इस तरह सृजन नाम की संस्था की नींव पड़ी और जानकी सदन उसका ऑफिस और वर्कशॉप में बदल दिया गया। अगले 2-3 साल बीतते न बीतते श्यामलाल जी अपनी 4-5 प्रदर्शनियां राष्ट्रीय स्तर पर लगा चुके थे। सृजन संस्था से सीखकर निकले कुछ बच्चे अपने अपने कला के क्षेत्र में काफी नाम कमा रहे थे। श्यामलाल जी आज काफी दिनों के बाद आराम से सुबह की चाय की चुस्कियां ले रहे थे कि तभी कुछ डरता सहमता मोहन उनके पास आया और उसने अपने दोनों हाथों को पीछे कर रखा था। श्यामलाल का ध्यान उसकी ओर चला गया। उन्होंने उससे पूछा कि पीछे क्या छुपा रखा है, तो प्रत्युत्तर में वह कुछ बोल सका। फिर उनके जोर देने पर उसने अपने हाथ सामने किए तो उसके हाथों में एक सफेद कागज था जो उसने धीरे से उनके हाथ में रख दिया और तेजी से सामने से हट गया। श्यामलाल जी ने वह कागज खोला तो वह देखकर दंग रह गए। वह उनका पेंसिल स्केच था। ऐसा लग रहा था कि श्यामलाल कागज में जीवंत हो उठे हों। उन्होंने आवाज देकर मोहन को पास बुलाया और पूछा कि यह स्केच किसने बनाया है, तो उसने कहा, मैंने। सुनकर वह दंग रह गए। एक होनहार चित्रकार उनके घर में था और उन्हें ही नहीं पता था। वह उससे बोले कि आज से घर का कोई भी काम वह नहीं करेगा। यह सुनकर वह घबरा कर रोने लगा कि उसकी नौकरी चली जाएगी। यह सुनकर श्यामलाल जी हंस पड़े और कहा, पगले, अब मैं तुझे सिखाऊंगा और अब तू घर का कोई भी काम नहीं करेगा, सिर्फ स्केचिंग सीखेगा। तेरे जैसे होनहार की कला यूं जाया नहीं जाने दूं। मेरे बाद तू सृजन संस्था को जीवित रखेगा। मोहन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। श्यामलाल जी ने उसे तैयार होकर बाजार चलने को कहा और उनकी अब एक और यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।